जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग को पूरा सुनो, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है और किस्मत पलट जाती है अगर कोई सत्संग पूरा सुन ले या सुना दे, जिसमें सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि सत्संग को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आधी सुनी कृपा अधूरी रह जाती है। और संगत जी, सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही सच्चे और चमत्कारी सत्संग सुनते रहें। तो आइए संगत जी, सुनते हैं प्रद्युमन अंकल जी का ये साक्षात चमत्कारिक अनुभव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम है प्रद्युमन गुप्ता और मैं दिल्ली से हूं। आज जो सत्संग मैं सुनाने जा रहा हूं वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त की कहानी है। उसका नाम मैं जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वो आज देश के सबसे ईमानदार और जनसेवक नेताओं में से एक हैं। इस नेताजी का गुरुजी से नाता कोई नया नहीं है। उनके घरवाले 1990 के आखिर और 2000 की शुरुआत से ही गुरुजी की शरण में थे। उनकी माँ और बड़ी बहन अक्सर गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाती थीं और वहीं से गुरुजी की कृपा का पहला बीज उनके जीवन में बोया गया था। लेकिन उस समय नेताजी खुद इस राह से थोड़े दूर थे। उनका सपना था जज बनना। बहुत ही होशियार थे, मेहनती थे और कानून में गहरी पकड़ रखते थे। नेताजी ने कई बार जज बनने के लिए परीक्षाएं दी। हर बार अच्छे नंबर आते, लेकिन इंटरव्यू कॉल कभी नहीं आता था। उस दौर में मेरिट से ज्यादा चलता था सिफारिश और रिश्वत। और हमारे नेताजी के पास ना कोई गॉडफादर था, न ही पैसे। वो अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। उन्हें लगता था कि जैसे उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी एक दिन उनकी मां ने कहा, तू एक बार गुरुजी के पास चल, बस बैठा उनके चरणों में, रास्ता खुल जाएगा। उस दिन की बात है, हम गुरुजी के पास बैठे थे। मैंने ही उन्हें साथ चलने को कहा था और नेताजी बोले, गुरुजी, मैं सिर्फ जज बनना चाहता था, लेकिन लगता है मेरी किस्मत में नहीं है। अब क्या करूं? गुरुजी ने एकदम सीधे और बिना कोई मीठे शब्द बोले कहा, तू एक काम कर, फलाने फलाने जगह ते एक कैंपेन चल रहा है, उदे विच भाग ले। नेताजी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, पर गुरुजी, वो तो राजनीति का काम है, मुझे तो वो पसंद ही नहीं। गुरुजी ने एकदम डांटते हुए कहा, जो कहना सुन लिया कर, ज्यादा किंतु परंतु मत क्या कर, तेरे भले ले कह रहे हैं। संगत जी, वो लहजा ऐसा था कि इंसान ना चाहते हुए भी जी हां ही कह देता। नेताजी ने सिर झुका लिया और वही दिन था जब उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। गुरुजी ने हर कदम पे मार्गदर्शन किया। कभी किसी छोटे से नेता की रैली में भेजा, तो कभी कहा, इधर जा, फलाने से मिल। वो नेता जो कभी सिस्टम से परेशान होकर टूट चुका था, धीरे धीरे एक स्थिर, विनम्र और सबकी मदद करने वाला जननेता बन गया। आज वो उस पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन संगत जी, उनमें घमंड का एक कतरा भी नहीं। हर महीने खुद सत्संग कराते हैं, गुरुजी के नाम का लंगर चलवाते हैं और आज भी जब गुरुजी की बातें होती हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। मेरे इस मित्र ने एक बार मुझे कॉल किया और कहा, भाई, मैं कल एक बड़े मंत्री को गुरुजी के पास ले जा रहा हूं, साथ चलो। मैं चौंक गया, क्योंकि जिस इंसान की वो बात कर रहे थे, वो उस वक्त पंजाब और हरियाणा के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते थे। एक एक फोन कॉल पर ट्रांसफर रुक जाता था और एक इशारे से पूरा सिस्टम हिल जाता था। पर एक बात और थी जो बाहर के लोग नहीं जानते थे। उन्हें एक खतरनाक बीमारी ने जकड़ रखा था। सांस लेने में दिक्कत, थकावट, बार बार अस्पताल जाना। डॉक्टर्स कह चुके थे कि अब ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो संगत जी, अगली सुबह हम तीनों निकल पड़े। मैं, मेरा वो नेता मित्र और वो प्रभावशाली मंत्री जिनकी सेहत अब बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दे रही थी। दिल्ली की सर्दियों की सुबह थी। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, लेकिन मंत्री जी की सांसें फिर भी भारी चल रही थीं। हर कुछ मिनट बाद वो अपनी जेब से एक इन्हेलर निकालते, सांस अंदर खींचते और चुप हो जाते। मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, देखना भाई, आज इनकी किस्मत बदलने वाली है, बस एक बार गुरुजी का दरबार लग जाए। मंत्री जी पहले तो बहुत नॉर्मल थे, फोन कॉल्स कर रहे थे, कुछ जरूरी मीटिंग्स कैंसिल करवा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचने लगे, उनके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी आने लगी। अब संगत जी, ये बात तो आप समझ ही सकते हैं।
जो इंसान पूरे सिस्टम को ऊपर से कंट्रोल करता हो, उसके लिए जमीन पर बैठना, वो भी घंटों, ये कोई आसान बात नहीं होती। मंत्री जी ने धीरे से इधर उधर देखा। उनका चेहरा जैसे कह रहा था कि कोई आएगा और कुर्सी लाके देगा, शायद मुझे ऊपर बिठाया जाएगा। लेकिन संगत जी, यहां सब बराबर थे। कोई वीआईपी, कोई मिनिस्टर, कोई साधारण इंसान, गुरुजी की नज़र में सब एक समान थे। कुर्सी तो छोड़िए, एक ग्लास पानी भी खुद उठाकर लेना पड़ता था। मंत्री जी थोड़े असहज हो गए। उन्होंने नेताजी से धीरे से कहा, बैठना यहीं है क्या? कोई कुर्सी वगैरह या पीछे कोई स्पेशल जगह है? मेरे दोस्त ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब जी, यहीं बैठते हैं हम, जमीन पर, गुरुजी के चरणों के बराबर। मंत्री जी ने एक पल के लिए रुककर देखा और फिर खुद ही चुपचाप जमीन पर बैठ गए। सूट की सिलवटें बिगड़ गईं, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। बस उस पल को देख के मुझे समझ में आया कि असली शक्ति क्या होती है, जो झुका देती है, सिखा देती है। अब वहां बैठने के बाद लगभग 1 घंटा बीत गया। ना बुलावा, ना कोई इशारा। मंत्री जी हर 10 मिनट बाद इशारे से मेरे दोस्त से पूछते, गुरुजी को बता दो ना, मैं आया हूं, टाइम कम है, मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। और हर बार मेरे दोस्त बहुत ही विनम्रता से जवाब देते, साहब जी, गुरुजी को सब पता है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी देर और धैर्य रखिए, वो जब बुलाएंगे तभी जाना है। मंत्री जी को शायद ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो चुप थे। कभी घड़ी देखते, लेकिन उनकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। चेहरे पर बेचैनी साफ थी। फिर गुरुजी ने इशारा किया और हम तीनों उठकर गुरुजी के पैर छूकर गुरुजी के सामने आकर बैठ गए। गुरुजी एकदम शांत बैठे थे और उनकी आंखों में वो गहराई थी जो शब्दों से परे है। एक तरफ रौब और दूसरी तरफ मां जैसी नजर। मेरे दोस्त ने आगे बढ़कर झुककर प्रणाम किया। गुरुजी ने सिर्फ 1 सेकंड उनकी तरफ देखा और बोले, हां जी, तू फिर आ गया। नेताजी ने हंसकर सिर हिलाया और तभी गुरुजी की नजर सीधी मंत्री जी पर गई और बिना किसी परिचय या नाम पूछे गुरुजी बोले, हां वी, तू की करना आए थे? संगत जी, आप में से जो संगत उस समय की रही है वो जानती होगी कि गुरुजी का बोलने का अंदाज कभी-कभी बहुत डरावना और सीधा सपाट होता था। न मीठे शब्द, न दिखावा, बस जैसे पिता अपने बेटे से बात करता है वैसे ही बोलते थे गुरुजी। अब मंत्री जी थोड़ा हकला गए। उनके चेहरे पर साफ दिखा कि ये आदमी मुझे ऐसे कैसे बुला रहा है? क्या इन्हें नहीं पता मैं कौन हूं? नेताजी ने धीरे से बात संभालते हुए कहा, गुरुजी, ये मंत्री साहब हैं, फलाने मंत्रालय से हैं। गुरुजी ने एकदम हल्के हंसते हुए कहा, हऊगा वी, कम किए 10। अब नेताजी को सच में लगा कि शायद अब टिकट गई, लेकिन अंदर से एक शांति भी थी, क्योंकि उसे पता था ये लीला है। संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। गुरुजी के इस अंदाज को कई लोग गलत समझ लेते थे, पर यह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। चाहे कोई मजदूर हो, कोई मंत्री, गुरुजी सबको एक ही लहजे में उसी कमांड से बुलाते थे, क्योंकि वो सिर्फ इंसान को देखते थे, उसका ओहदा नहीं। मंत्री जी पहली बार इस दृश्य से रूबरू हो रहे थे। उनकी आदत थी, लोग उन्हें खड़े होकर सलाम करते हैं, मुलाकात से पहले परिचय दिया जाता है, फिर कुर्सी पर बिठाया जाता है, फिर बात होती है। लेकिन यहां ना परिचय हुआ, ना नाम पूछा गया, ना कोई औपचारिकता। मैं और मेरा मित्र दोनों भी थोड़े तनाव में थे, क्योंकि मंत्री जी का स्वभाव थोड़ा गर्म था और किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। मेरे दोस्त ने बात को फिर संभालने की कोशिश की और बोलने ही लगा था कि मंत्री जी को पलमो। गुरुजी ने मंत्री जी की आंखों में देखकर कहा, हां हां, पढ़ ली मैं तेरी रिपोर्टां। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ना तेनों, लंग्स फैल नहीं रहे, सांस चढ़ती है जल्दी,
तेज चल नहीं सकता, रात नू खांसी चालू हो जांदी है, रात नू सर टिका के सो नहीं सकदा तू। संगत जी, ये सुनते ही मंत्री जी का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उनकी सारी फाइलें उनकी इजाजत के बिना खोल ली हों। गुरुजी को ना ब्लड रिपोर्ट चाहिए थी, ना एमआरआई, ना किसी डॉक्टर की राय। वो सीधा आत्मा का एक्सरे देख लेते थे। गुरुजी ने अब मंत्री जी को सामने बुलाया, उनकी उंगली से इशारा किया, आजा इधर पास। मंत्री जी उठकर आगे बढ़े। अब उनके चेहरे पर कोई गुरूर नहीं था, कोई हिचक नहीं थी। गुरुजी ने धीरे से कहा, तेरी बीमारी तां मैं ले ला अपने उत्ते, पर तू मेरे लिए की करेंगा? मंत्री जी रुक गए। ये सवाल उन्होंने कभी नहीं सुना था। सत्ता में बैठे हुए लोग आमतौर पर सिर्फ हां या ठीक है बोलते हैं, पर यहां गुरुजी ने एक सवाल रखा था, एक वचन मांगा था। मंत्री जी ने सिर झुकाया और बोले, हुक्म करो महाराज, जो आप कहो वो करूंगा। गुरुजी ने बहुत ही सीधी आवाज में कहा, ता ए कर, परसों शाम तक 100 मजदूरां नू गरीबां नू राजमा चावल दाल ते रोटी दा लंगर खुआई। मंत्री जी ने सिर झुकाकर हां कर दिया। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, मंत्री जी ने मेरे मित्र से थोड़ा नाराज होकर कहा, तूने सब बता दिया था ना इन्हें पहले से? इतनी डिटेल में कोई कैसे जान सकता है बीमारी के बारे में? मेरे मित्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं साहब, यही तो लीला है गुरुजी की। आपकी बीमारी तो आपके शरीर में कल पड़ी थी, गुरुजी को तो महीनों पहले से सब पता था। अब संगत जी, बात यहीं खत्म नहीं हुई। मंत्री जी ने गुरुजी के कहे अनुसार सेवा शुरू की, लेकिन जहां गुरुजी ने 100 लोगों को लंगर कराने को कहा था, मंत्री जी ने 500 लोगों के लिए लंगर लगवाया। और सबसे बड़ी बात, वो खुद खड़े होकर सेवा कर रहे थे। पानी के गिलास पकड़ाना, पत्तल देना, खाना परोसना। जिस हाथ से वो फाइलों पर दस्तखत करते थे, उसी हाथ से उन्होंने गरीब मजदूरों को दाल परोसी। लोग देखते रह गए कि एक मंत्री और इस तरह सेवा में जुड़ा हुआ है। पर संगत जी, जब गुरुजी का असर पड़ता है तो इंसान का सबसे मजबूत अहंकार भी घुल जाता है। संगत जी, लंगर के 2 दिन बाद मेरे मित्र को गुरुजी की तरफ से संदेश मिला, मंत्री नू बुला परसों नू ते कहे कि रिपोर्टां लेके आवे। अब मंत्री जी के मन में थोड़ा संशय भी था, थोड़ी जिज्ञासा भी थी कि रिपोर्ट में कोई फर्क आएगा, क्या डॉक्टर कुछ कहेंगे, या बस आशीर्वाद ही लिखा मिलेगा। लेकिन एक बात उन्होंने मुझसे खुद कही, गुरुजी के कहने पर जा रहा हूं, बाकी अब जो भी होगा वही सच्चा होगा। वो एक नई विनम्रता थी जो मैंने उस जैसे ताकतवर इंसान में पहले कभी नहीं देखी। परसों की सुबह मंत्री जी खुद अपनी रिपोर्ट फाइल लेकर आए। मैं और मेरे मित्र दोनों पहले से वहां थे। वो फाइल उन्होंने 3 बार चेक की थी। हर पेपर सीधा, डॉक्टरी लेटर ऊपर, सीटी स्कैन की कॉपी साफ पन्नी में, और सबसे ऊपर वही रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा था, एडवांस्ड COPD, इररिवर्सिबल डैमेज सस्पेक्टेड। उनका मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। कहीं गुरुजी नाराज तो नहीं होंगे? शायद मैंने सेवा ठीक से नहीं की। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब दिल से सेवा हो तो उसमें कभी कमी नहीं होती। गुरुजी सब जानते हैं। इस बार जब हम अंदर गए तो माहौल थोड़ा अलग था। गुरुजी की आंखें बहुत शांत थीं, पर आज उनका चेहरा थोड़ा हल्का मुस्कुराता हुआ सा लगा। मंत्री जी ने एकदम झुककर प्रणाम किया और फाइल दोनों हाथों से आगे बढ़ा दी। गुरुजी ने फाइल हाथ में ली, धीरे धीरे पन्ने पलटे, कुछ नहीं बोले, और फिर आखिरी पन्ने पर पहुंचकर अपनी जेब से एक नीली स्याही वाला पेन निकाला और वहीं एक कोने में साइन किया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मंत्री जी ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, गुरुजी, सब ठीक हो जाएगा ना?
गुरुजी ने एक पल उनकी तरफ देखा, जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हो, पर फिर बस इतना ही बोले, और फिर अपनी नजर अगले व्यक्ति की ओर कर ली। ना कोई लंबा प्रवचन, ना कोई गारंटी, ना ही कोई चमत्कारी वाक्य, बस एक जिसमें पूरी ब्रह्मांड की पुष्टि छुपी थी। 2 दिन बाद मंत्री जी ने अपॉइंटमेंट लिया। वो जाने पहचाने डॉक्टर के पास गए, जिसे सालों से अपना इलाज दिखा रहे थे। टेस्ट हुए, सीटी स्कैन, एक्सरे, फेफड़ों की कैपेसिटी चेक की गई। डॉक्टर बाहर आया और फाइल दिखाकर बोला, ये आप ही की रिपोर्ट है ना? क्योंकि अगर है तो ये मैं नहीं समझा सकता। मंत्री जी और मेरे मित्र दोनों सन्न। डॉक्टर ने दोबारा कहा, सर आपके फेफड़े अब डैमेज वाले नहीं लग रहे। यहां तो लिखा है कि टिश्यू रीजनरेशन हो रही है, जो कि सीओपीडी में मुमकिन ही नहीं होता। साइंस डजंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ रिवर्सल। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मंत्री जी कुछ बोल ही नहीं पाए। न धन्यवाद, न क्या बात है, न ही कोई सवाल। उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति तो थी, लेकिन शब्द नहीं थे। वहीं डॉक्टर उन्हें देख रहा था। एक अनुभवी व्यक्ति जो वर्षों से फेफड़ों की बीमारियां देख रहा था, वो खुद कह रहा था कि सर, ये मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है। हम तीनों कार में बैठे। पहली बार वो मंत्री जो आमतौर पर हर चीज पर बात करता था, पूरे रास्ते एकदम चुप था। उसने न फोन उठाया, न कोई मीटिंग की बात की, न कोई अगले दिन का शेड्यूल। बस खिड़की से बाहर देखते रहे। मैं ड्राइव कर रहा था और बीच में एक बार मैंने पूछा, साहब जी ठीक हो? कुछ बोले नहीं। वो बोले, ये जो हुआ है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जैसे सब कुछ किसी और दुनिया में हो रहा हो। मेरे मित्र ने मुस्कुराकर कहा, यही तो गुरुजी की दुनिया है, जहां बिना तामझाम के, बिना ढोल लगाड़े के सब कुछ बदल जाता है। अगले दिन सुबह मंत्री जी ने हमें फोन किया। बोले, मैं गुरुजी के पास जाना चाहता हूं, एक छोटा सा धन्यवाद देने। कल दोपहर ठीक रहेगी? हमने हाँ कहा। अगले दिन जब मंत्री जी मिले, उनके पास एक काला ब्रीफ केस था। उसमें काफी बड़ी रकम थी। मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे मित्र ने बाद में बताया कि वो कई लाखों की संख्या में था। मंत्री जी बोले, गुरुजी के चरण में रखना है। मैं बस यही जानता हूं कि किसी ने मेरी जान बचाई है, और जहां तक मैं समझता हूं, धन्यवाद इसी तरह दिया जाता है। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो वहां कुछ और लोग भी बैठे थे। हम थोड़ी देर बैठे और फिर वही हुआ जैसा हमेशा होता है। गुरुजी ने सीधे इशारा किया, आजा तू, तेरे नाल ओ दो। हम तीनों उठकर गए। मंत्री जी के चेहरे पर पहले से ज्यादा सम्मान था। अब वो इस अंदाज में नहीं आए थे जैसे पहले आए थे। अब उनके चेहरे पर ना अहंकार था, ना संकोच, बस एक भावना थी, कृपा का बोझ। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोले। मंत्री जी ने चुपचाप ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। गुरुजी ने उसको देखा भी नहीं, बस आंखें आधी मूंदी और फिर बोले, एक कागज दा की करा मैं? बाकी लोकां नू लोड़ है, उन्हां नू दे आ। मंत्री जी कुछ बोल ही नहीं पाए। वो एक इंसान जो आज तक हर जगह अपने पैसे, पावर और कनेक्शन से दरवाजे खोलता आया था, यहां उसे झुक कर जाना पड़ रहा था। और गुरुजी ने भी कोई तारीफ नहीं की, कोई धन्यवाद नहीं कहा, कोई आशीर्वाद वाला वाक्य नहीं दिया। बस एक सीधी बात, दूसरों को दे दे। उस पल मैं समझ गया कि गुरुजी का काम सिर्फ इलाज करना नहीं था, वो इंसान को बदल देते थे। उस दिन के बाद मंत्री जी ने कभी दोबारा गुरुजी को पैसा देने की कोशिश नहीं की, पर उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। उन्होंने वो पैसा गरीबों की सर्जरी, बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्गों की दवाइयों और विधवाओं की सहायता में लगा दिया।
उन्होंने एक टीम बनाई जो हर महीने जरूरतमंदों की लिस्ट बनाती है। जब भी कोई उनसे मदद मांगता है, वो कहते हैं, जो कुछ भी मिला है उसी की कृपा है, मैं तो बस माध्यम हूं। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह सोचता हूं कि गुरुजी ने उस मंत्री को क्यों ठीक किया। क्या इसलिए कि वो पावरफुल था? नहीं। क्या इसलिए कि वो बहुत बड़ा आदमी था? नहीं। गुरुजी ने उसे ठीक इसलिए किया क्योंकि उसकी आत्मा मदद मांग रही थी। और जब आत्मा पुकारे तो गुरुजी कभी मना नहीं करते। गुरुजी ने उसकी बीवारी ली, लेकिन साथ में उसके अहंकार की परतें भी उतार दीं। उसे मंत्री से सेवक बना दिया। संगत जी, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सुनो गुरुजी चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं आप सबसे गुरुजी की लीला बांट सकूं। संगत जी, मैंने इस जीवन में बहुत कुछ देखा। नेता, अफसर, साधु, बाबा, डॉक्टर, उद्योगपति, हर तरह का आदमी देखा, लेकिन गुरुजी जैसा कोई नहीं देखा। वो न प्रचार करते थे, न भीड़ जुटाते थे, न चमत्कार बेचते थे। जो कुछ भी करते थे बस खामोशी से करते थे। गुरुजी वो थे जो आपके मन की बात भी जानते थे और आपके आने की वजह भी। आपने मुंह नहीं खोला होता और वो पहले ही जवाब दे चुके होते। कभी डांट के, कभी मुस्कुराकर, कभी एक कहकर, और कभी सिर्फ आंखों से इशारा करके, पर हर बार जवाब मिलता था, हर बार राह मिलती थी, हर बार कृपा बरसती थी। उनके पास बैठकर कुछ ना भी मिले तो भी ऐसा लगता था कि सब मिल गया। वो एक ही नजर में आपकी पूरी जिंदगी को पलट सकते थे और फिर ऐसे चुप हो जाते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही तो लीला थी उनकी, और यही तो बड़प्पन था। आज मैं सोचता हूं, मैं कौन होता हूं गुरुजी के बारे में कुछ कहने वाला। मैं तो बस वो इंसान हूं जिसे एक बार उनकी नजर पड़ गई, जिसे उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि मैं उनके किसी चमत्कार का गवाह बन सका। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था प्रद्युमन जी का सत्संग। आप अंत तक जुड़े रहे, इसलिए पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आपसे प्रार्थना है कि इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी जिंदगी में अंधेरा है। क्या पता किसी और की टूटी हुई उम्मीद भी गुरुजी की कृपा से फिर से जुड़ जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज में हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपका अनुभव भी किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। संगत जी, आपस में हमेशा प्यार से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।